नमस्कार गुरुकुल प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है गुरुकुल की इन वीडियो कक्षाओं में। मैं शिव कुमार, आपका हिंदी शिक्षक, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हमने कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का एक विषय शुरू किया था, भाषा, जिसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा की थी पिछले वीडियो में। उसी विषय को हम आज आगे बढ़ाएंगे, उसके बारे में विस्तृत जानकारी जानेंगे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भाषा क्या होती है, भाषा का स्वरूप क्या होता है, भाषा कैसे लिखी जाती है। आज हम भाषा के भेद, भाषा के रूप जो है उनका अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, भाषा है क्या बच्चों? परिभाषा मैंने बताई थी कि कुछ ध्वनि चिन्हों के द्वारा, जब हम कुछ ध्वनि चिन्हों के द्वारा अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं, वो प्रक्रिया जिस माध्यम यानी जिस मीडियम के द्वारा होती है, उसी माध्यम को भाषा कहा जाता है। ये हमने समझा था। आज हम भाषा के भेद की बात करेंगे। भाषा के भेद कौन कौन से हैं? तो हम भाषा के भेद पहले चर्चा करते हैं। यहां से शुरू कर देते हैं। भाषा के भेद। ठीक है विद्यार्थियों, तो सबसे पहले बात करते हैं। भाषा के मुख्यतः 3 भेद माने गए हैं, 3 प्रकार माने गए हैं, जिसमें पहला जो है, जो सबसे पहले माना गया था, जो सबसे पहला प्रचलन में आया था, वो है भाषा का मौखिक रूप। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है मौखिक भाषा, यानी कि मौखिक, इसे हम कथित भी कहते हैं, कथा यानी कहना। इसमें क्या होता है बच्चों, जब हम अपनी बात को ध्वनि चिन्हों के द्वारा बोल करके प्रकट करते हैं दूसरे के सामने, और दूसरा हमारे विचारों को सुन करके उनको ग्रहण करता है, उसका अर्थ लेता है, वो प्रक्रिया जिसके भाषा के जिस रूप के द्वारा होती है, उसे हम भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूं, उदाहरण कि शिक्षक ने कक्षा में आकर के बच्चों को बताया कि कल हमारा विद्यालय एक एजुकेशनल ट्रिप पर जा रहा है, जिसमें आप सभी बच्चे भी जाएंगे। बच्चों ने क्या किया, उस बात को सुना। शिक्षक ने वो बात बोल करके बच्चों को बताई, बच्चों ने उस बात को सुना और जाकर के घर पे अपने मम्मी पापा को बताया कि मम्मी, कल हमारा स्कूल जो है एक एजुकेशनल ट्रिप पे जा रहा है, हमें भी शिक्षक ने बोला है कि आप सभी लोग घर से तैयार होकर के आएंगे। अब बच्चों ने भी क्या किया, भाषा के उसी रूप का प्रयोग किया, मौखिक रूप का। बच्चों ने बोल करके बताया और पेरेंट्स ने, माता पिता ने उस बात को सुना और सुन करके अर्थ ग्रहण किया और प्रति उत्तर दिया कि ठीक है बच्चों, आप कल चले जाना। यानी कि यह सारी प्रक्रिया किसके द्वारा हुई? भाषा के मौखिक रूप के द्वारा, कथित रूप के द्वारा, जिसमें बात को बोल करके बताया जाता है, वो भाषा का मौखिक रूप होता है। ठीक है बच्चों, दूसरा, भाषा का जो दूसरा रूप है, जो मौखिक भाषा के बाद प्रयुक्त हुआ, लिखित। अब क्या होता है बच्चों, मौखिक हमने समझ लिया क्या होता है, बोल करके अपने विचारों को प्रकट किया। अब हम क्या करते हैं, पहले जब दूर संचार के साधन नहीं होते थे, हम आमने सामने, अगर कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने है, डायरेक्ट रूप से हमारे सामने है, तो हम उसको अपने विचार बोल करके बता सकते थे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत दूर है, उसको हम अपने विचार कैसे भेजें? तो पुराने समय में क्या किया जाता था, चित्र बना करके, चित्र के रूप में भाषा को बांध करके दूसरे लोगों के पास भेजा जाता था। लेकिन जैसे ही भाषा का निर्माण हुआ, भाषा के ध्वनि चिन्ह बने, तो भाषा को लिख करके एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाने लगा। जैसे हम क्या, जब दूर संचार के साधन नहीं थे, मोबाइल फोन नहीं था, टेलीफोन नहीं था, तो हम अपने संदेशों को दूर स्थित अपने परिजनों के पास कैसे भेजते थे? किसके द्वारा? पत्रों के द्वारा। पत्र में क्या होता है, भाषा हम पत्र में बोल थोड़ी सकते हैं, हम भाषा लिखते हैं, अपने विचारों को पत्र में लिख देते हैं।
उसी लिखित रूप को लिखित भाषा का रूप माना गया है, जिसमें हम अपने विचारों को लिख करके दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे ही हम लिखित भाषा कहते हैं। फिर समझते हैं बच्चों, मौखिक मतलब बोल करके। मौखिक भाषा का कोई भी स्थायी रूप नहीं होता, जैसे मैंने अभी बोला खत्म, लेकिन लिखित भाषा का स्थायी रूप होता है। आपको जो मैंने लिख करके दिया, आप उसको सैकड़ों सालों तक संभाल करके रख सकते हैं। जैसे हम आज की तारीख में हम हिस्ट्री पढ़ते हैं बच्चों, इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास क्या है, क्यों आज हम उसको जान पाए हैं? क्या कोई हमें इतिहास बता रहा है? नहीं। क्या किया है? इतिहास बहुत पहले लिखा जा चुका है। अगर लिखा नहीं जाता तो आज हम इतिहास के बारे में नहीं जानते। वो किसके द्वारा लिखा गया? भाषा के लिखित रूप के द्वारा। इसलिए भाषा का लिखित रूप जो होता है वो स्थायी रूप होता है, हमेशा के लिए विद्यमान रहता है, खत्म नहीं होता है, उसको हम सहेज करके रख सकते हैं। तो ये क्या है? भाषा का लिखित रूप है। तीसरा एक और रूप बच्चों माना गया है भाषा का सांकेतिक भाषा। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग ज्यादा प्रचलन में नहीं है, क्योंकि ना तो इस भाषा किसे कहते हैं जिसमें विचारों का आदान प्रदान हो और जो परिनिष्ठता प्राप्त कर ले, जिसमें साहित्य लिखा जाता हो। लेकिन सांकेतिक भाषा में हम विचारों का आदान प्रदान तो कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सांकेतिक यानी संकेतों से भ्रम जो है वो पैदा हो सकता है, भ्रांति पैदा हो सकती है। कैसे? उदाहरण के लिए मैं एक बच्चे को कहता हूं इशारे से, वो बच्चा खड़ा हो गया, मैंने उसको कहा ऐसे, तो वो क्या समझेगा कि सर किस चीज के लिए मना कर रहे हैं? ठीक है ना। अब मैंने भाषा का प्रयोग किया कि रोहित तुम खड़े हो, तुमने काम नहीं किया आज, ठीक है, भाषा से वो जल्दी समझ जाएगा। लेकिन संकेतों के आधार पर समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और संकेतों का कोई व्याकरण भी नहीं है, कोई लिपि भी नहीं है, कोई ढंग भी नहीं है कैसे लिखा जाए, तो इसलिए इस भाषा का रूप नहीं माना जाता है। भाषा के यही दो मुख्य रूप माने जाते हैं, ठीक है ना। अब लेकिन सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग हम कई जगह करते हैं। जैसे आप रोड से जा रहे हो, आपने सामने देखा कि आप एक चौक पे पहुंच गए और उस चौक पे लाइट लगी हुई है सिग्नल के लिए। जब आपने देखा कि लाइट जो है वो रेड हो गई है, तो आप अपनी गाड़ी को रोक लोगे। किसी ने ना तो आपको बोल के बताया कि गाड़ी रोकिए, ना ही कोई लिख करके आपके पास आया कि आप गाड़ी को रोक लीजिए, लेकिन आपने एक संकेत देखा किसका? रेड लाइट का, और आपने अपनी गाड़ी को रोक लिया। यानी कि संदेश तो आपको मिला संकेत के द्वारा, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो लाइट जो रेड से येलो हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? एकदम से तैयार हो जाएंगे, और जैसे ही ग्रीन होगी तो हम अपनी गाड़ी चला करके वहां से निकल जाएंगे। तो भाषा का ये रूप भी माना जाता है। आपने देखा, आप गाड़ी चला रहे हो, पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, उसके ऊपर रेड लाइट लगी हुई है, तो आप अपने आप गाड़ी को साइड में लगा करके एम्बुलेंस को पहले जाने के लिए रास्ता देंगे। तो यह भी कहीं ना कहीं भाषा का रूप माना जाता है। लेकिन जो भाषा का रूप वही होता है जिसमें साहित्य बोला या लिखा जाए। संकेतों में साहित्य नहीं लिखा गया है, लिटरेचर नहीं लिखा गया है, तो सांकेतिक भाषा को जो है भाषा का रूप पूर्णतः नहीं माना गया है। पूर्णतः यही दो रूप भाषा के माने गए हैं, ठीक है बच्चों। तो ये भाषा के रूप हमने पढ़े, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब हम भाषा के भेद समझेंगे, भाषा को किन किन भागों में बांटा गया है अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले आती है मातृभाषा। मातृभाषा अब समझेंगे। मातृ धन भाषा, यानी मां के द्वारा सीखी भाषा, ठीक है, मां के द्वारा सीखी हुई भाषा, ठीक है। सीखी भाषा वो क्या होगी? मातृभाषा, यानी कि जो भाषा हम मां से सीखते हैं। अब देखते हैं कि किसी भी
व्यक्ति के लिए उसका सबसे पहला जो पाठशाला होती है, विद्यालय होता है, वो बच्चे का घर होता है। घर में माँ होती है और भी परिवार के सदस्य होते हैं। तो सबसे पहले जब बच्चा बोलना सीखता है तो वो किसके द्वारा सीखता है? माँ के। माँ उसको सिखाती है, नाना, पापा, मम्मा, ये सब चीजें कौन सिखाता है? माँ या परिवार के अन्य सदस्य, उन्हीं के द्वारा बच्चा सीखता है। यानी कि मातृभाषा किसे कहा जाता है बच्चों? जो भाषा हमारे परिवार में प्रयोग की जाती है, जो भाषा हमारे घर में प्रयोग की जाती है, जिस भाषा में हम अपने घर वालों के साथ, अपनी माँ के साथ आचार व्यवहार करते हैं, वही भाषा क्या होती है? मातृभाषा होती है। समझ गए? मातृभाषा। ठीक है। अलग अलग लोगों की अलग अलग मातृभाषा हो सकती है बच्चों। जैसे मैं अपने घर में मम्मी के साथ या पापा के साथ जो है हिंदी में बात करता हूं तो मेरी मातृभाषा हिंदी होगी। लेकिन कोई गुजराती बच्चा है, उसकी मम्मी पापा ने के मुख से पहली बार जो है गुजराती शब्द ही निकले होंगे, तो उस बच्चे की मातृभाषा क्या हो जाएगी? गुजराती। ठीक है ना। इसी तरह तमिल, तेलुगु, इन क्षेत्रों के जो बच्चे हैं उनकी मातृभाषा उनके क्षेत्र से संबंधित ही होगी। ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है, मातृभाषा के बाद हमारा आता है राष्ट्रभाषा। इसको हम समझते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्र धन भाषा, यानी राष्ट्र की भाषा। ठीक है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा यानी राष्ट्र की भाषा। जब किसी राष्ट्र मतलब देश, जब किसी देश में कोई भाषा बहुत ज्यादा बोली जाती है, उस भाषा को उस देश की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाता है। जैसे हम एक उदाहरण के लिए हिंदी भाषा की बात करते हैं। हम देखते हैं कि भारत के लगभग 70% लोग जो हैं वो हिंदी भाषा बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं अपने विचारों के आदान प्रदान में। तो राष्ट्रभाषा क्या है? जहां जिस राष्ट्र के लोग, अत्यधिक लोग वहां के जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वो भाषा उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा घोषित हो जाती है। अब हम देखते हैं हमारे देश में ज्यादातर लोग जो हैं वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। हम टीवी देखते हैं, उसमें हिंदी फिल्में देखते हैं, टीवी में एडवर्टीजमेंट आती हैं, ठीक है ना, ऐड आती हैं, वो हिंदी में आती हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदी का प्रयोग हमारे देश में ज्यादा किया जाता है, इसीलिए हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को कहा जा सकता है। ठीक है। राष्ट्रभाषा हम समझ गए। तीसरी है राजभाषा। ठीक है। इसको समझते हैं राज धन भाषा। ठीक है बच्चों। राजभाषा यानी राज्य के काम काज की भाषा। यानी बच्चों जिस भाषा में किसी राज्य के, यानी राज्य मतलब देश के सरकारी कामकाज किए जाते हैं, वो भाषा उस देश की क्या बन जाती है? राजभाषा बन जाती है। हमारे देश की राजभाषा क्या है? हिंदी है। यानी कि भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343, इसको याद रखेंगे बच्चों, 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 के अंतर्गत जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिल चुका है। इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है बच्चों। तो राजभाषा क्या होगी? जिस भाषा में राज्य के सरकारी कामकाज किए जाते हैं, उस भाषा को हम
राजभाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं हमारे जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनमें कहीं ना कहीं अधिकतर हिंदी का प्रयोग होता है। आजकल अंग्रेजी का प्रयोग भी होने लगा है, तो अंग्रेजी जो है वो सहभाषा के रूप में हम उसका प्रयोग कर लेते हैं, तो वो क्या सहभाषा होगी राजभाषा की। ठीक है, इसके बाद चौथा हमारे पास आता है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा यानी संपर्कधन भाषा। ठीक है, इसको समझते हैं। संपर्क भाषा यानी कि जिस भाषा में जिस देश के लोग आपस में संपर्क करते हैं, जुड़ते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो क्या होती है? संपर्क भाषा होती है। तो हमारे देश की संपर्क भाषा कौन सी है? हिंदी। और विश्व की संपर्क भाषा कौन सी है? वर्ल्ड की इंग्लिश। ठीक है, तो हम संपर्क भाषा जिसके द्वारा लोग आपस में संपर्क करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने भावों को प्रकट करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, वही भाषा क्या कहलाती है? संपर्क भाषा कहलाती है। इसके बाद हमारे पास पांचवा रूप आता है भाषा का, मानक भाषा। ठीक है, मानक भाषा थोड़ा ध्यान से समझेंगे मानक भाषा क्या होता है। हम देखते हैं कि जब भी किसी भी चीज का विकास होता है, कोई भी चीज हो उसकी डेवलपमेंट होती है, विकास होता है उसका, तो उसका एक रूप नहीं रहता है। हम उदाहरण के लिए हम मानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो रहा है, कहीं शिक्षा का क्षेत्र बिल्कुल निम्न स्तर पर है। हम देखेंगे गांव के स्कूलों में जो है इतनी सारी फैसिलिटीज, इतनी सुविधाएं नहीं होती बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्मार्ट क्लासरूम नहीं होते, अच्छे जो है वो शिक्षण के साधन नहीं होते। लेकिन एक बड़े स्कूल में, एक शहर के स्कूल में जो है बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता है, विकास बढ़ता है किसी चीज का, तो उसकी एक रूपता समाप्त होती रहती है। ऐसे ही भाषा में भी निरंतर विकास होता रहता है। कुछ नए शब्द जुड़ते हैं, कुछ नए वाक्य जुड़ते हैं, कुछ दूसरी भाषाओं के शब्द उसमें आ जाते हैं। तो उससे क्या हो जाता है बच्चों? भाषा में एक रूपता नहीं रहती है। मैं यहां लिख देता हूं, भाषा की एक रूपता को बनाए रखना। ठीक है, भाषा की एक रूपता को बनाए रखना किसके द्वारा होता है? मानक भाषा के द्वारा। अब क्या होता है बच्चों, जब भाषा में अलग अलग भाषाओं के शब्द आ जाते हैं, अलग अलग वाक्य आ जाते हैं, तो उस भाषा का रूप बदलने लगता है, एक व्यवस्थित रूप नहीं रह पाता। तो मानक का मतलब क्या है? जो उस भाषा को एकता के सूत्र में बांध करके रखे, कि भले ही उसमें बहुत सारे शब्द आ रहे हैं, शब्दों को लिखने का ढंग अलग अलग आ रहा है, लेकिन उसका एक रूप, मानक रूप जो सैद्धांतिक है, वो मानक रूप मानक भाषा कहलाता है। जैसे हमने देखा कि हम ध ऐसे लिखते हैं, जैसे हमने लिखा प्रसिद्ध, एक शब्द हमने लिखा प्रसिद्ध। अब प्रसिद्ध में द के नीचे ध डाला है, लेकिन मानक भाषा ने अब इस बात को नकार दिया है। मानक भाषा के अनुसार प्रसिद्ध जो है ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, द को हलंत किया जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग जो है रूप लिखे जाते हैं। जैसे हमने देखा कि पहले आ को ऐसे लिखा जाता था, लेकिन अब आ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये मानक रूप है, ये पुराना रूप है जो अब प्रचलन में नहीं है। तो ये किसके द्वारा संभव हो सका? मानक रूप के द्वारा। तो बच्चों, ये मुख्य रूप से भाषा के रूप हैं, प्रकार हैं, जो भाषा बांटा गया है भाषा के रूपों को। मातृभाषा एक होती है जो बच्चा घर से सीखता है, मम्मी पापा से सीखता है और समाज में उसका प्रयोग करता है। उसके बाद राष्ट्रभाषा, जो किसी राष्ट्र की भाषा होती है, जिसमें उस राष्ट्र, जो भाषा उस राष्ट्र के अधिकांश लोग बोलते हो, प्रयोग करते हो, वो राष्ट्रभाषा हो जाती है। राजभाषा, जिस भाषा में
उस देश के काम काज किए जाते हो, सरकारी काम किए जाते हो, राजभाषा हो जाती है। संपर्क भाषा, जिसमें उस देश के नागरिक आपस में संपर्क साधने के लिए अपना कार्य करते हो, वो संपर्क भाषा हो जाती है। मानक भाषा, जो भाषा की एक रूपता को बनाए रखता हो, वो मानक भाषा कहलाता है। तो भाषा का ये रूप हमने समझा। अब हमारा भाषा विषय जो है यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने विषय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगला हमारे पास विषय है बच्चों, भाषा हमने पढ़ लिया। अब अगला है हमारे पास लिपि। लिपि, ठीक है। ध्यान दीजिए, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था बच्चों कि भाषा किसके द्वारा लिखी जाती है? ध्वनि चिन्हों के द्वारा। किसी भी भाषा के निर्धारित ध्वनि चिन्ह होते हैं, उन्हीं ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करके हम भाषा को बोलते हैं और फिर उन्हीं ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करके हम भाषा को लिखते हैं। पहले भाषा का मौखिक रूप आया, यानी पहले भाषा बोली जाती थी। अब बोल तो लिया, सामने व्यक्ति है तो हमने उसको बोल करके अपने विचार प्रकट कर दिए, लेकिन दूर स्थित कोई व्यक्ति है तो उसको हमें अपने विचार भेजने हैं, उसको हमें अपने विचार बताने हैं, तो कैसे बताएं? उसके लिए हमें लिपि की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। लिपि किसे कहा गया है बच्चों? उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। मैं यहां इसकी परिभाषा लिख देता हूं। उच्चारित ध्वनियों को लिखने की उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। लिपि, मैंने क्या कहा? उच्चारित ध्वनियों को, उच्चारित मतलब बोलना। अब मैं जो बोल रहा हूं बच्चों, वो मेरा मौखिक रूप है, भाषा का मौखिक रूप है। लेकिन इन्हीं बातों को अगर हमें लिखना पड़ जाए तो उसका भी तो एक रूप होना चाहिए। और लिखने के लिए हमें किन की जरूरत पड़ती है? ध्वनि चिन्हों की। कुछ साइन हमें चाहिए जिनके द्वारा हम उसकी ध्वनि बता सके। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, मैंने एक वर्ण लिखा आ। अब ये क्या है? आ की ध्वनि है। हमने आ वर्ण को बोला, आ, तो ये आ की ध्वनि निकली हमारे मुंह से। अब आ हमने बोल तो दिया, लेकिन उसका एक चिन्ह भी तो होना चाहिए, उसको लिखने का एक ढंग भी तो होना चाहिए कि आ जो हमारे मुंह से निकला है उसको लिखे कैसे। तो आ ई, ये क्या है? ये ध्वनि चिन्ह है, किसी भी भाषा के ध्वनि चिन्ह है। इन्हीं चिन्हों को बनाने का काम किसका होता है? लिपि। यही चिन्ह जिसके द्वारा बनाए जाते हैं उसी को लिपि कहा जाता है। जैसे मैंने परिभाषा में भी लिखा है, उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। जो हमने बोला उसको हमें लिखना है, तो उस लिखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? लिपि की। लिपि मतलब किसी भाषा को लिखने का ढंग, लिखने का तरीका, वो क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। जैसे हम हिंदी की बात करें, अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है, अलग अलग ढंग से लिखा जाता है। अब हिंदी में अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये जो है वर्ण लिखे जाते हैं। क, ख, ग, च, छ, ज, ट, ठ, ड, इस तरह के वर्ण लिखे जाते हैं। अब वो लिपि कौन सी है हिंदी की? देवनागरी, ठीक है ना। देवनागरी जो लिपि है वो भारत की बहुत सारी भाषाओं में प्रयोग की जाती है। जैसे मराठी में या फिर संस्कृत में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अब देवनागरी के अंतर्गत, इस लिपि के अंतर्गत बच्चों जो चिन्ह आए हैं, जो वर्ण आए हैं, वो वर्ण जो है हम प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में, हिंदी में, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया कि अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि है। जैसे हिंदी की देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन, ठीक है ना। इसी तरह उर्दू की फारसी लिपि है। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। जैसे पंजाबी की क्या है? गुरुमुखी। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि। लिपि मतलब लिखने का ढंग।
अब हिंदी में अ आ ई लिखा जाता है, लेकिन अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है? ए बी सी डी, ठीक है ना। या फिर पंजाबी में क्या लिखा जाता है? ऊड़ा आड़ा एड़ा। या फिर फारसी में क्या लिखा जाता है? आलिफ बे ते, ये लिखा जाता है। तो अलग अलग भाषा की लिपि अलग अलग होती है। उसी लिपि के आधार पर उस भाषा के ध्वनि चिन्हों को बनाया जाता है और उन्हीं ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करके भाषा का निर्माण किया जाता है। तो किसी भी भाषा को बोलने नहीं लिखने की बात जब आती है तो उसमें किसकी जरूरत पड़ती है? लिपि की। ठीक है, तो बच्चों लिपि क्या है? उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि, यह हमारा लिपि हो गया। अब हम अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। लिपि के बाद हमारा अगला विषय आता है बोली। मैं यहां लिख देता हूं बोली। ध्यान से समझेंगे बच्चों। हमने बात की भाषा की। भाषा क्या है? संपूर्ण है, जिसमें बहुत सारी बोलियां आती हैं, उपभाषाएं आती हैं और भी जो है भाषाओं के रूप आते हैं। लेकिन बोली क्या है? बोली अब आपको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि जब बच्चा घर में शुरू से बोलना शुरू करता है तो वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है। अब उस मातृभाषा के प्रयोग में वो जिस भाषा का प्रयोग करता है उसे ही बोली कहते हैं। बोली मतलब किसी भाषा का स्थानीय रूप, क्षेत्रीय रूप, ठीक है ना। बोली मतलब किसी भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप, यानी कि छोटा रूप। जब हम बोली का प्रयोग करते हैं बच्चों, बोली इस्तेमाल करते हैं, तो वो भाषा परिनिष्ठ भाषा नहीं होती है। वो भाषा का प्रारंभिक पहला रूप होता है। बोली का प्रयोग करते वक्त हम अलग अलग बोलियां, हम देखते हैं कि भारत में बहुत सारी अलग अलग बोलियां हैं, लेकिन वो सभी बोलियां भाषा नहीं हैं। वो सभी क्या है? बोलियां हैं। जब बोली का स्तर बढ़ता चला जाता है तो वो धीरे धीरे भाषा बनने लग जाती है। भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जयपुरी, मेवाती, झारखंडी, गढ़वाली, अलग अलग बोलियां हैं। लेकिन ये बोलियां हैं, ये भाषा नहीं है। तो बोली क्या है? भाषा का छोटा रूप जो किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, संपूर्ण में नहीं, सब जगह नहीं, जो क्षेत्र विशेष में। जैसे हम हरियाणा की बात करते हैं बच्चों, अब हम हरियाणा में देखते हैं हरियाणा की भाषा कौन सी है? हिंदी। राजस्थान की भाषा कौन सी है? हिंदी। इनकी भाषा तो हिंदी है, लेकिन राजस्थान में ही और हरियाणा में ही कुछ कुछ क्षेत्रों में बोली का प्रयोग करके अलग अलग बोलियां बोली जाती है। जैसे अंबाला का क्षेत्र है तो वहां अंबालवी भाषा का प्रयोग किया जाता है, या फिर रोहतक, जींद, झज्जर, इन जैसे क्षेत्रों में जो है वो हरियाणवी भाषा या बांगड़ू भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह राजस्थान है, जो जयपुर का क्षेत्र है, वहां पर जयपुरी भाषा बोली जाती है। जो मारवाड़ी क्षेत्र है वहां पर मारवाड़ी बोली बोली जाती है, भाषा नहीं, बोली का प्रयोग किया जाता है। तो बोली क्या है? किसी भाषा का क्षेत्रीय रूप जो विस्तृत नहीं है, बड़ा नहीं है, उसी वहीं बोला जाता है, वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है ना। वो एक कहावत आपने सुनी होगी कि 4 कोस पर बदले वाणी, 5 कोस पर बदले पानी। वाणी मतलब बोली बदल जाना। हम घर से निकलते हैं, कहीं ना कहीं 10, 20, 50 किलोमीटर जाकर के हमारी बोली बदल जाती है। हम देखते हैं वहां की बोली कुछ और है, वहां बोलने का ढंग अलग है, तो वही बोली कहलाता है। ठीक है बच्चों, बोली समाप्त। अब हम बात करते हैं, बोली जब विस्तृत हो जाती है तो वो उपभाषा का रूप ले लेती है। अब हम थोड़ा सा उपभाषा के बारे में समझेंगे। अलग अलग क्षेत्रों की उपभाषा भी अलग अलग होती है। बोली जब थोड़ा सा अपना क्षेत्र बड़ा कर लेती है तो वो उपभाषा में परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। तो उपभाषा के आधार पर हम अगर भारत की भाषा करें, हिंदी की बात करें, तो हिंदी भाषा जो है वो 5 वर्गों में उसको बांटा गया है। कहां कहां क्या बोला गया है? हिंदी को 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो
इन 5 वर्गों की हम बात करते हैं। पहला जो वर्ग है बच्चों, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। अब ये क्या है? ये उपभाषा है। अब बोली का मैं यहां बना देता हूं बोली, ठीक है ना। उपभाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी। 5 वर्गों में बांटा गया है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियां अलग अलग आती हैं। वो कौन कौन सी है? खड़ी बोली, ठीक है। खड़ी बोली जो है क्या है? पश्चिमी उपभाषा की बोली है, खड़ी बोली। उसके बाद ब्रज भाषा, हरियाणवी, हरियाणवी भी क्या है? बोली है। उसके बाद बुंदेली और कन्नौजी। ये क्या है? ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आता है, जो दूसरी उपभाषा मानी जाती है, वो है पूर्वी हिंदी। पश्चिमी के बाद पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में भी अलग अलग बोलियां आती हैं, जैसे अवधी। अवधी क्या है? बोली है किसकी? पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है। बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये क्या है? ये उपबोलियां है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो हमारी आती है वो है राजस्थानी। राजस्थानी में अलग अलग बोलियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे जयपुरी, ठीक है, मेवाती, मारवाड़ी, ठीक है। ये क्या है? राजस्थानी बोलियां हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है पहाड़ी हिंदी, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां अलग बोलियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र में हिमाचल का क्षेत्र हो गया, जहां गढ़वाली ये बोली है, गढ़वाली बोली का प्रयोग किया जाता है। कुमाऊनी, ठीक है। तो ये बोलियां हैं। अब 5वें नंबर पर जो आता है हमारा वो है मागधी, ठीक है। मागधी के अंतर्गत जो है अलग अलग बोलियां हैं, जो उनसी है मगही। ये बोली है जो इस क्षेत्र में बोली जाती है। भोजपुरी, ठीक है। और इसके बाद आती है अंगिका। तो ये क्या है बच्चों? ये उपभाषाओं के आधार पर, उपभाषा के आधार पर हिंदी को अलग अलग 5 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी, मागही। इसके अंतर्गत ये बोलियां जो है बोली जाती हैं, इन बोलियों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह इस विस्तार से जो है कार्य आगे बढ़ता है। अब हम बात करते हैं बच्चों, अगला जो हमारा विषय है वो है व्याकरण। व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। व्याकरण, व्याकरण किसे कहा जाता है? पहले हम परिभाषा समझेंगे। वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान करवाता है। वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान करवाता है, उस शास्त्र को क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। समझते हैं बच्चों व्याकरण किसे कहा जाता है?
जब हम किसी भी भाषा को सीखते हैं, अब भाषा तो हमने सीख ली, लेकिन क्या वो भाषा सही हम प्रयोग कर रहे हैं, उस भाषा के सही ध्वनि चिन्हों को सही उच्चारण, उसका सही उच्चारण हम कर रहे हैं, उन्हीं उच्चारण स्थानों से हम बोल रहे हैं, तो वो किसके अंतर्गत आता है? व्याकरण के अंतर्गत। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमें भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है, जो बताता है कि भाषा का शुद्ध रूप क्या है, वही उसका व्याकरण होता है, जिसके द्वारा हम भाषा को जानते हैं, समझते हैं। भाषा में वर्ण कितने हैं, शब्द क्या है, पद किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, अलग अलग आधार पर व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को समझ सकते हैं। क्योंकि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा सीखने में हमारी मदद करता है। हमें हिंदी भाषा सीखनी है बच्चों, तो हमें सबसे पहले उसका व्याकरण सीखना पड़ेगा। व्याकरण मतलब भाषा को समझने का तरीका या शास्त्र। हमें अंग्रेजी भाषा सीखनी है तो हमें उसकी ग्रामर पहले सीखनी पड़ेगी, टेंस सीखने पड़ेंगे, वर्ड मीनिंग सीखने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। व्याकरण के अलग अलग भाग हैं जो हम व्याकरण के विषय में पढ़ेंगे, फिर भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। पहला इसमें होता है वर्ण विचार, जिसमें वर्णों के बारे में बताया जाता है। दूसरा है शब्द विचार, जिसमें शब्द का रूप, शब्द के प्रकार ये बताए जाते हैं। तीसरा है पद विचार, पदों के बारे में, पदों की परिभाषा, पदों का प्रयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया जाता है। और चौथा है वाक्य विचार, वाक्य कैसे बनते हैं, रचना के आधार पर क्या होते हैं, अर्थ के आधार पर कैसे उनका प्रयोग किया जाता है, पद परिचय कैसे दिया जाता है, वो सब हम व्याकरण के विषय में पढ़ेंगे। तो ये मुख्य रूप से व्याकरण के भाग हैं जिनसे हम भाषा को सीखते हैं। पहले वर्णों को सीखते हैं, वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, वर्णों को कैसे बोला जाता है, फिर शब्द कैसे बनते हैं, फिर वो शब्द पद का रूप कैसे धारण कर लेते हैं, फिर उन पदों से वाक्य यानी सेंटेंस कैसे बनते हैं। ये सभी जो हमें सिखाता है उसी शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है, यानी ग्रामर कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, ये हमारा आज का विषय था जिसमें हमने भाषा को समझा, लिपि को समझा, बोली को समझा और व्याकरण को समझा। ठीक है बच्चों, आशा है कि आप सभी के ये विषय समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप जो है व्हाट्सएप पर अपने प्रश्न जरूर पूछिएगा, और मैं आशा करता हूं कि इन सारी जानकारी को आप सभी जो है अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे। अगली वीडियो में हम अगले विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार, और मैं आशा करूंगा आप अपने घर पर स्वस्थ व सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।